हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बायो गीक। आज इस सेशन में हम पढ़ेंगे सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। सेल साइकिल और सेल डिवीजन। ये 11th क्लास का चैप्टर है, यूनिट 3 का 3rd चैप्टर। ठीक है। सेल साइकिल और सेल डिवीजन में हम क्या समझते हैं। सेल साइकिल, साइकिल का मतलब आपको पता ही है कि यहां से कोई प्रोसेस शुरू हुआ है तो दोबारा घूमकर यहीं पर आना, और साइकिल कभी भी फिनिश नहीं होती, कभी भी खत्म नहीं होती। और सेल डिवीजन, डिवीजन का मतलब भी आपको पता है। डिवीजन का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि 4/2, ये डिवीजन नहीं है। यहाँ पे इस डिवीजन में क्या होगा, यहाँ पे 2 आंसर आएगा, है ना। लेकिन यदि हम बायो में डिवीजन का मतलब समझते हैं तो एक सेल से 2 सेल बनती है, 2 से 4 सेल बनती है। मतलब बायो में यदि हम डिवीजन की बात करते हैं, सेल डिवीजन की, तो नंबर इंक्रीज होते हैं। और यदि मैथ्स में हम डिवीजन की बात करते हैं तो क्या होंगे, जो रिजल्ट आएगा वो कम रहेगा। ठीक है। तो सेल डिवीजन का मतलब क्या है कि सेल का डिवाइड होना। सेल का डिवाइड होकर क्या होगा, एक सेल 2 सेल के अंदर कन्वर्ट होगी, और 2 सेल कितने सेल के अंदर कन्वर्ट होगी, 4 सेल के अंदर कन्वर्ट होगी। ठीक है। ये तो है हमारे जो चैप्टर है उसके बारे में एक ओवरव्यू कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन का मतलब क्या होता है। अब हमें ये देखना है कि जो सेल साइकिल है और सेल डिवीजन है वो किस तरीके के ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। बेटा, कोई भी लिविंग बीइंग है, हम पिछले चैप्टर में पढ़कर आए थे कि जो भी लिविंग बीइंग है वो सेल से मिलकर बना होता है। बस डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होगा कि कुछ ऑर्गेनिज्म केवल एक सेल से मिलकर बने होते हैं, इसलिए उन्हें क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर बोलते हैं। और कुछ ऑर्गेनिज्म नंबर ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं, इसलिए उन्हें हम क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। सेल का जो डिवीजन है, सेल की जो साइकिल है, वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। छोटे से छोटे बैक्टीरिया से बड़ा ह्यूमन बीइंग, एनिमल, प्लांट, अनदर कोई भी ऑर्गेनिज्म, एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, हर किसी के अंदर सेल साइकिल होती है, सेल डिवीजन होता है। अब हमें ये देखना है कि सेल साइकिल और सेल डिवीजन, जो सेल डिवीजन है उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्योंकि यदि इंपॉर्टेंस नहीं होगी तो वो प्रोसेस एग्जिस्ट ही क्यों करेगा। इंपॉर्टेंस तो होगी सेल साइकिल की भी। तो देखते हैं, चलो। यदि हम यूनिसेलुलर की बात करें तो एक सेल जब 2 सेल के अंदर कन्वर्ट होती है तो उसकी वजह से ग्रोथ होती है, बॉडी की ग्रोथ होती है। जैसे छोटा बच्चा है, एक ह्यूमन का ही मान लो, एक छोटा बच्चा है तो उसके अंदर कम सेल प्रेजेंट होती है, लेकिन जब वो छोटा बच्चा बड़ा होता है, अडल्ट बनता है, तो उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होती है, क्योंकि जो बच्चे हैं उसके अंदर सेल डिवाइड हुई, सेल की ग्रोथ हुई। तो ये क्या करते हैं, ग्रोथ के भी काम आते हैं। ठीक है। ऐसे ही हम मल्टी सेलुलर में भी जो सेल का डिवीजन है वो ग्रोथ के लिए होता है। सेकंड होता है रिपेयर। रिपेयर का क्या मतलब होता है, जस्ट लाइक यहाँ पर कोई चोट लग गई और चोट लगने की वजह से यहाँ पर घाव हो गया। क्या होता है घाव में, जैसे ही टाइम बीत जाएगा वो घाव पूरा फुलफिल हो जाता है, वो घाव भर जाता है ना। तो वो किसकी वजह से होता है, वो जो यहाँ पर स्किन के ऊपर सेल प्रेजेंट होती है वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगी और उस घाव को क्या करेगी, भरेगी, उस घाव को कैसा करेगी, कवर कर देगी। हम रिपेयर के लिए भी हमें सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और ये सेम टू सेम किसके अंदर होता है, इसके अंदर भी होगा। इसके साथ साथ रेप्लिकेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए भी सेल डिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। किसके लिए, रिप्रोडक्शन के लिए भी। और मल्टी सेलुलर में भी रिप्रोडक्शन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। अब यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर के अंदर रिप्रोडक्शन को लेकर सेल डिवीजन में क्या डिफरेंस है। बेटा, ये जो यूनिसेलुलर सेल है वो सिंगल सेल होती है, यहाँ पर गैमेट्स की फॉर्मेशन नहीं होती।
तो कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है इसके अंदर? माइटोसिस इन्वॉल्व होता है। माइटोसिस के थ्रू भी यहाँ पर रिप्रोडक्शन होता है, माइटोसिस के थ्रू भी यहाँ पर रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ पर यदि हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर के अंदर गैमेट्स की प्रोडक्शन होती है, और गैमेट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। तो यहाँ पर जो रेप्लिकेशन के लिए प्रोसेस रिक्वायर होता है उसका नाम है मियोसिस। ठीक है, सो ये हो गए इसके काम। इसके साथ साथ रीजनरेशन के लिए भी सेल डिवीजन हेल्पफुल होता है। सो ये अनदर इसके सिग्निफिकेंस होते हैं जो हम इस चैप्टर में कंप्लीट में पढ़ेंगे। अब हमें ये देखना है कि सेल डिवीजन कितने टाइप का होता है। जो सेल डिवीजन है वो कितने टाइप का होता है? पहला हो जाएगा एमाइटोसिस, दूसरा हो जाएगा माइटोसिस, और तीसरा हो जाएगा मियोसिस। ठीक है, एमाइटोसिस और माइटोसिस में फर्क क्या होता है? एमाइटोसिस इरेगुलर होता है, मतलब यहां पर कोई भी चीज एक प्रॉपर वे में नहीं होती। डायरेक्टली एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस क्या होगा? पहले डिवाइड करेगा और दो के अंदर कन्वर्ट होगा। जैसे ही ये दो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, आगे पीछे जो साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनली है, वो भी अपने आप को डुप्लीकेट कर लेते हैं इसी टाइम पीरियड में। देन ये दो सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इरेगुलर इसलिए बोला गया है क्योंकि इसके अंदर जो न्यूक्लियस है ये भी सेम शेप में डिवाइड नहीं होता, ना ही जो ये सेल है वो सेम डॉटर सेल में कन्वर्ट होती है। एक डॉटर सेल छोटी हो सकती है, एक डॉटर सेल बड़ी हो सकती है, दोनों का साइज डिफरेंस हो सकता है, दोनों के अंदर जो ऑर्गेनलीज प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर भी डिफरेंस हो सकता है, उनके नंबर में भी डिफरेंस हो सकता है। सो एमाइटोसिस टाइप का जो डिवीजन है वो बहुत ज्यादा प्रिमिटिव होता है, और ये जो एमाइटोसिस डिवीजन है वो किसके अंदर पाया जाता है? वो पैरामीशियम के अंदर पाया जाता है, डिजीज सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब हमें देखना है माइटोसिस डिवीजन। इनको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे बट एक ओवरव्यू दे देते हैं। माइटोसिस डिवीजन के अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है कैरियोकाइनेसिस और दूसरा होता है साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होना, और साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म का या सेल का। क्लियर? सो न्यूक्लियस के डिवीजन में चार फेज होते हैं। पहला बोलते हैं प्रोफेज, सेकंड होता है मेटाफेज, थर्ड होता है एनाफेज, एंड फोर्थ होता है टेलोफेज। और सेम टू सेम मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। मियोसिस टू टाइप के होते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड। इनके अंदर भी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होता है। सेम टू सेम ये फेज भी इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि जो माइटोसिस है वो इक्वेशनल टाइप का डिवीजन होता है। इक्वेशनल का मतलब यदि हमने जो पेरेंट सेल ली है, मानो ये सेल हमारे पास पेरेंट सेल है, इस सेल से हमें डॉटर सेल बनानी है। ठीक है, सो ये पेरेंट सेल मानो डिप्लॉइड है, 2n है, तो यहां पर जो डॉटर सेल बनेगी वो भी कैसी रहेगी? डिप्लॉइड रहेगी। किसके अंदर? माइटोसिस के अंदर। इसके साथ साथ हमें क्या पता होना चाहिए कि माइटोसिस के अंदर जो एक पेरेंट सेल है वो दो डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट होती है। ठीक है, लेकिन यदि हम मियोसिस की बात करें तो मियोसिस के अंदर यदि ये पेरेंट सेल डिप्लॉइड है तो जो डॉटर सेल होगी वो कैसी होगी? वो हैप्लॉइड होगी। वो कैसी होगी? हैप्लॉइड होगी। साथ के साथ जो ये मियोसिस है उसके अंदर एक पेरेंट सेल से चार डॉटर सेल बनती है। एक पेरेंट सेल से कितनी डॉटर सेल बनती है? चार डॉटर सेल।
यदि पेरेंट हैप्लॉइड है तो उसका मियोसिस नहीं होगा, लेकिन यदि पेरेंट डिप्लॉइड है तो उससे हैप्लॉइड प्रोजेनी मिलेगी, हैप्लॉइड डॉटर सेल मिलेगी। आई होप आपको हैप्लॉइड और डिप्लॉइड के अंदर का फर्क है वो पता हो। सो ये तो था माइटोसिस का एक ओवरव्यू, सॉरी माइटोसिस क्या, माइटोसिस, मियोसिस और एमाइटोसिस का ओवरव्यू कि ये क्या होते हैं। अब हम इन्हें क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन सेल साइकिल में डिटेल में पढ़ते हैं। देखो, फेजेस ऑफ सेल डिवीजन। फेजेस ऑफ सेल डिवीजन का क्या मतलब है? जस्ट लाइक एज्यूम करो कि मेरे पास ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। इस सेल के अंदर जो एसेसरीज है, जस्ट लाइक लाइसोसोम, जस्ट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, जस्ट लाइक गोल्जी एपेरेटस या एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये सारी की सारी चीजें क्या है इसके अंदर प्रेजेंट है। साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, राइबोसोम प्रेजेंट है, इसके साथ साथ ही और भी जो अदर है जैसे पेरियोक्सियम प्रेजेंट है, सेंट्रियोल प्रेजेंट है, सब कुछ प्रेजेंट है ना। ये सेल है मेरे पास, क्लियर। अब इस सेल के अंदर हमें क्या करवाना है, डिवीजन करवाना है, इस सेल का हमें डिवाइड करवाना है। तो इसके स्टेप क्या होंगे, स्टेप देखते हैं। पहला स्टेप होता है इंटरफेस। पहला स्टेप क्या होता है, इंटरफेस। और दूसरा स्टेप क्या होता है, माइटोसिस। माइटोसिस या फिर इसे हम बोलते हैं एम फेज, ठीक है। फेज का क्या मतलब हो गया, इसका क्या मतलब हो गया, यदि एक सेल है, सेल के अंदर हमें डिवाइड करवाना है तो वो पहले अपने आप को प्रिपेयर करती है, किसके लिए, डिवीजन के लिए। प्रिपेयर के फेज को हम क्या बोलते हैं, इंटरफेज बोलते हैं। अब प्रिपरेशन में क्या क्या होता है, क्या क्या चीजें उसे करनी पड़ती है, वो हम अभी देखते हैं। लेकिन आप ये बताओ कि जो एक ये जो सेल है, इस सेल से हमें दो सेल बनानी है तो हमारे पास दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होने चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली जो डीएनए है इसके अंदर प्रेजेंट है, उसका डबल उसके डबल कंसंट्रेशन में हमें डीएनए चाहिए, क्योंकि हमें तो दो डॉटर सेल बनानी है ना। ऐसे ही यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, जितने नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है उसके डबल हमें इसके अंदर प्रेजेंट चाहिए, तभी तो ये डिवाइड करेगी और इक्वली डॉटर सेल को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। यदि इसके पास ऑलरेडी खुद के पास एक ही है तो ये दो डॉटर सेल को कहां से दे देगी, नहीं दे पाएगी ना। तो पहले से क्या करनी पड़ेगी, अपने अंदर प्रिपेयर करनी पड़ेगी चीजें, अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा, किसके लिए, सेल डिवीजन के लिए। एक डायग्राम की हेल्प से हम सिखाते हैं कि इंटरफेज और एम फेज क्या होता है। इंटरफेज के अंदर कौन कौन से फेजेस इन्वॉल्व होते हैं, कितने टाइम के होते हैं, ठीक है। मैं एक बार के लिए ये रिमूव कर देती हूँ ताकि डायग्राम अच्छे से बन सके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बना लिया एक गोला। इस गोले के अंदर हमने एक रखा सेंटर, सेंटर से बना लिया इस तरीके से, इसको जोड़ा नीचे, इसको जोड़ा ऐसे, और यहां से ऐसे लाइन खींचनी। ये हमारा एक रफली डायग्राम रेडी हो चुका है। अब हमें इसको बस फिल करना है, ठीक है। ये सेल साइकिल है, ठीक है। कौन कौन से स्टेप को जो ये सेल है वो पार करेगी तभी ये डिवीजन के लिए रेडी होगी। ये एक रफली है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो होता है G1, सेकंड होता है S फेज, थर्ड होता है G2 और ये हो गया M फेज। और ये जो बीच में छोटा सा स्पेस रखा है इसको बोलते हैं G0 या G0 लिखा हुआ है, G0 बोलते हैं उसे ना। अब G1 के बारे में हमें पढ़ना है। देखो डायग्राम की हेल्प से आपको दिख रहा होगा कि जो G1 है वो तो सबसे बड़ा है ना। यदि हम एक ह्यूमन सेल की बात करें, इंसान के अंदर सेल की बात करें, तो इंसान के अंदर एक सेल को दो सेल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए कितने घंटे लगते हैं, 24 घंटे लगते हैं टोटल। एक दिन के अंदर 24 घंटों के अंदर ह्यूमन बीइंग की जो सेल है वो डिवाइड कर लेती है, अपने आप को प्रिपेयर भी कर लेगी उस फेज में और डिवाइड भी कर लेगी।
ठीक है, तो 24 घंटों के अनुसार हम इसको डिवाइड करते हैं। सो जो G1 होता है, जिसको फर्स्ट जनरेशन फेज भी बोला जाता है या फिर फर्स्ट गैप फेज भी बोला जाता है। सो फर्स्ट गैप फेज होता है वो सबसे ज्यादा लॉन्गेस्ट होता है। कितने घंटों के लिए होता है? 10 घंटों के लिए। ठीक है, यहां पर सेल कितने घंटे रहेगी? 10 घंटे रहेगी। G2 फेज कितने घंटों के लिए होता है? 9 घंटों के लिए। इससे कितना कम? 1 घंटा कम। G1 फेज होता है 10 घंटों के लिए, S फेज होता है 9 घंटों के लिए, और जो G2 फेज होता है वो कितने घंटों के लिए होता है? वो 4 घंटों के लिए होता है। अब हमें ये देखना है 10, 19, 19 और 4, 22, 23, सॉरी 19, 20, 21, 22, 23, तो ये कितना घंटे का हो गया? ये 1 घंटे का हो गया। मतलब सेल को प्रिपेयर करने के लिए 23 घंटे लग जाते हैं और सेल को डिवाइड करने में केवल 1 घंटा लगता है। G1, S और G2 में केवल सेल प्रिपेयर होती है, अपने अंदर के जो ऑर्गेनेलीज हैं उनको डबल करती है, न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए कंटेंट है उसको डबल करती है, जो क्रोमोसोम होता है वो भी क्रोमेटिड्स को इंक्रीज करता है। इस फेज में कितना टाइम लगता है? 23 घंटे लगते हैं। और जैसे ही पूरी की पूरी सेल प्रिपेयर होती है डिवीजन के लिए, 1 घंटे के अंदर सारा डिवीजन हो जाता है खत्म। ठीक है, सो ये हो गया। अब हमें ये देखना है कि G1 फेज में क्या होता है, S फेज में क्या होता है और G2 फेज में क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो G1 फेज होता है उसको हम फर्स्ट जनरेशन फेज बोलते हैं या फिर फर्स्ट गैप फेज बोलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली ये लॉन्गेस्ट होगा पूरी सेल साइकिल में। सबसे ज्यादा जो टाइम टेकिंग प्रोसेस है वो कौन सा है? G1 में होता है। इसके अंदर होता क्या क्या है? इसके अंदर आरएनए सिंथेसिस होता है, आरएनए अपनी अमाउंट बढ़ाता है, साथ के साथ प्रोटीन का सिंथेसिस होता है इसके अंदर, ऑर्गेनेलीज जो होंगे वो भी इंक्रीज होते हैं। इसके सिवा यहां पर सेल अपना साइज ग्रो करती है। G1 फेज के अंदर ये होगा। ठीक है, इसके बाद हमें देखना है S फेज। S फेज को सिंथेसिस फेज बोलते हैं, सिंथेसिस। एस फेज को क्या बोलते हैं? सिंथेसिस फेज। और एस फेज किसके लिए सबसे ज्यादा मशहूर है? नीट के लिए यदि क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन क्या आएगा कि एस फेज में किसका सिंथेसिस होता है, तो हमें क्या बोलना है? एस फेज के अंदर डीएनए का सिंथेसिस होता है। ठीक है, सो यहां पर किसका सिंथेसिस होगा? डीएनए का सिंथेसिस होता है। डीएनए अपनी कंसंट्रेशन को क्या कर लेगा? डबल। यदि इस सेल के अंदर जो डीएनए है वो 2C है, क्रोमोसोम है वो 2N है, स्मॉल n लिख देते हैं ना, तो यहां पर सिंथेसिस ऑफ डीएनए होगा, तो यहां पर डीएनए की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? 2C से 4C। C का मतलब क्या होता है? C का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ डीएनए। यहां पर डीएनए की कंसंट्रेशन डबल हो जाती है। साथ के साथ सिंथेसिस फेज में क्या होता है? सिंथेसिस फेज में हिस्टामिन, हिस्टामिन की क्या खासियत है? हिस्टामिन का प्रोडक्शन होता है। हिस्टामिन की खासियत ये है कि जो डीएनए होता है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है। ठीक है, अब इतना ज्यादा लंबा डीएनए हमारी छोटी सी एक माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर कैसे आता है? कोइलिंग की वजह से। और वो कोइलिंग कौन सा प्रोटीन करवाता है? वो हिस्टामिन करवाता है। ठीक है, सो हिस्टामिन की प्रोडक्शन यहां पर होती है। इसके साथ साथ एस फेज में क्या होता है? एस फेज के अंदर सेंट्रियोल का डिवीजन होता है। और सेंट्रियोल किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? सेंट्रोसोम के अंदर। ठीक है, सेंट्रियोल कितने हो जाते हैं? डबल हो जाते हैं, डायरेक्ट डबल हो जाएंगे। सो ये चीजें हो गई किसके अंदर? सिंथेसिस फेज के अंदर। सिंथेसिस फेज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां पर डीएनए अपनी कंसंट्रेशन को डबल करता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं G2 फेज के अंदर। G2 फेज को क्या बोला जाता है? G2 फेज को बोलते हैं सेकेंड जनरेशन फेज, सेकेंड जनरेशन फेज या फिर सेकेंड गैप फेज। अब
यहां पर मोस्ट प्रोबेबली इसने एटीपी की प्रोडक्शन वाले ऑर्गेनेल्स को, कंपाउंड्स को इंक्रीज कर लिया, आरएनए का सिंथेसिस कर लिया, प्रोटीन का सिंथेसिस कर लिया, यहाँ पर डीएनए का सिंथेसिस हो चुका, हिस्टामिन का सिंथेसिस हो चुका, सेंट्रियोल का सिंथेसिस हो चुका। तो G2 फेज के अंदर क्या होता है, G2 फेज के अंदर आरएनए का और प्रोटीन का प्रोडक्शन चलता रहता है। यहां पर सेल फाइनली अपने आप को बिल्कुल एकदम बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करती है, क्योंकि डायरेक्ट अब इसको कहां जाना है, जंग के मैदान में, तो बिल्कुल अपने आप को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करती है, नो रिस्क, है ना। तो यहां पर भी ये एक बार चेक कर लेती है सेल ऑर्गेनली को, और जो ऑर्गेनली बच जाते हैं वो सभी के सभी अपने आप को क्या कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं, अपनी जो अपना नंबर है उसको क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहां पर जो क्रोमेटिड है वो भी इंक्रीज होते हैं, क्रोमेटिड है वो भी इंक्रीज होते हैं। और क्या होगा, हाँ, सेल का साइज ग्रो हो जाता है, सेल का साइज ग्रो हो जाता है। सो यहां पर अब हमारी सेल बिल्कुल प्रिपेयर है, उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनेल्स थे वो डबल हो चुके हैं, साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो चुकी है, और जो हमारे पास डीएनए था वो भी इंक्रीज हो चुका है, उसकी कंसंट्रेशन डबल हो चुकी है। जो हमारा क्रोमोसोम था उसके अंदर जो क्रोमेटिड थे वो भी डबल हो चुके हैं। क्रोमोसोम के नंबर कभी भी इंटरफेज में इंक्रीज नहीं होते, क्रोमोसोम के नंबर हमेशा कैसे रहते हैं, सेम ही रहते हैं। यदि 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो 4 के 4 ही क्रोमोसोम प्रेजेंट रहेंगे, लेकिन क्या होता है, उसके जो क्रोमोसोम है उसके सेंट्रोमर से क्रोमेटिन अटैच होते हैं, उन क्रोमेटिन के नंबर है वो इंक्रीज हो जाते हैं, वो ज्यादा हो जाते हैं। जस्ट लाइक आपने देखा होगा इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इंटरफेस के अंदर क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम है इसके यहां पर 2 क्रोमेटिन और आ जाते हैं, इस तरीके की हो जाते हैं, और इन्हें क्या बोलेंगे, इन्हें बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड। ये बात आपको क्या रखनी है, याद रखनी है, क्योंकि ये हमारे आगे काम आएगी मियोसिस सेकंड के अंदर, सॉरी मियोसिस फर्स्ट के अंदर, प्रोफेज फर्स्ट में। ठीक है, आपको पता चला सिस्टर क्रोमेटिड किसे बोलते हैं, जो क्रोमोसोम होता है उसके जो 2 क्रोमेटिड है वो ज्यादा आ जाएंगे, और इन दोनों को क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। सो ये तो था इंटरफेज। इसके साथ साथ हमें क्या समझना है, देखो जैसे क्या होगा, जैसे हम किसी चीज के लिए प्रिपेयर करते हैं तो उसको भी चेक किया जाता है ना कि हाँ ये सेल यहाँ पर जो सेल प्रेजेंट है, क्लियरली देखो यहाँ पर जो सेल प्रेजेंट है उसको चेक किया जाता है कि ये डिवीजन के लायक है या नहीं है। यदि ये डिवीजन के लायक नहीं है तो ये डिवाइड नहीं कर सकती, और यदि ये डिवीजन के लायक है तो ये डिवाइड कर सकती है और ये अपना आगे काम फर्दर कर लेगी। जैसे एंट्रेंस होता है ना, एंट्रेंस यही तो चेक करता है कि जो बच्चा है वो नीट के लायक है नहीं है, एमबीबीएस के लायक है नहीं है, बीएचएमएस के लायक है नहीं है, ये चीजें चेक की जाती है एंट्रेंस के थ्रू। वैसे ही यहां पर एक चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है, कहां पर, यहां पर एक चेक पॉइंट प्रेजेंट होता है, क्या, चेक पॉइंट। और इस चेक पॉइंट का नाम क्या होता है, इस चेक पॉइंट का नाम होता है CG1 या फिर G1 साइक्लिन। क्या नाम होता है इसका, G1 साइक्लिन या फिर CG1। CG1 का मतलब भी वही है, साइक्लिन G1 या फिर G1 साइक्लिन। ठीक है, अब चेक पॉइंट क्या होता है, यहां पर जब सेल अपना सारा काम कर लेगी, आरएनए सिंथेसिस मतलब जो भी कर लिया, जो भी प्रोसेस उसका था वो कर लिया, तो यहां पर जब भी सेल आती है तो ये चेक पॉइंट इस सेल को चेक करता है कि इसके अंदर डिफ्रेंशिएट करने की, डिवीजन करने की कैपेबिलिटी है या नहीं है। यदि यहां पर इसकी डिफरेंशिएशन यहां पर इसकी डिवीजन करने की कैपेबिलिटी है तो ये इसको पास कर देगा और एस फेज में आने देगा। लेकिन यदि बाई चांस मानो इसके अंदर डिवीजन करने की कैपेबिलिटी नहीं है तो ये क्या करेगा, इसको दोबारा से भेज देगा, कहां पर आ जाएगी, ये जी नोट फेज में आ जाएगी। जी नोट फेज क्या होता है, रेस्टिंग फेज, यहां पर डिवीजन नहीं होगा। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि चेक पॉइंट वाले क्या चेक करते हैं,
सेल के अंदर, तो वो सेल के अंदर क्या चेक करेंगे, एटीपी देखेंगे कि एटीपी की कंसंट्रेशन ठीक है या नहीं है। साथ के साथ ये देखेंगे कि जो ऑर्गेनेलीज है जो जीवन फेज के अंदर डबल होने चाहिए थे वो हुए हैं या नहीं हुए, माइटोजेंस प्रेजेंट है या नहीं है, ये सब चीजें चेक करेंगे। और चेक करने के बाद यदि अप्रूव करेंगे तो एस फेज में भेज देंगे, और यदि अप्रूव नहीं करेंगे तो जी नोट फेज में भेज देंगे। तो ये तो था चेक पॉइंट फर्स्ट। चेक पॉइंट फर्स्ट, फर्स्ट है तो मतलब सेकंड भी होगा। अब सेकंड कहां प्रेजेंट होता है, सेकंड प्रेजेंट होता है यहां पे, यहां पे प्रेजेंट होता है सेकंड चेक पॉइंट, चेक पॉइंट सेकंड। और इस चेक पॉइंट का नाम क्या होता है, इस चेक पॉइंट का नाम होता है एम काइनेज या फिर एम साइक्लिन या फिर इसे सीएम भी बोलते हैं, सीएम। ठीक है, ये दो नाम होते हैं इसके, एम काइनेज, सॉरी एम साइक्लिन और सी एम, ये दो नाम होते हैं इसके। अब यहां पर क्योंकि यहां से सेल निकली है, यहां पर उसने डीएनए का रेप्लिकेशन किया, बचा हुआ काम यहां पे किया, तो यहां पर एक लास्ट चेक पॉइंट होता है और फाइनली सेल को देखा जाता है कि हाँ इसने इंटरफेस के अंदर अपने काम किए नहीं किए, क्या ये सेल डिवीजन करने के लायक है या नहीं है, ये माइटोसिस फेज में एंटर कर सकती है या नहीं कर सकती है, ये चीजें कौन चेक करता है, चेक पॉइंट सेकंड चेक करता है, जिसका नाम क्या होता है, एम साइक्लिन होता है, जिसको सीएम भी बोलते हैं। ठीक है, साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज। सो ये तो था इसका इंटरफेस। इंटरफेस में केवल दो पोर्शन अभी आपके रह गए, फर्स्ट वन इज एम फेज, एम फेज को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड वन इज जी नोट फेज, जी नोट फेज के बारे में बताती हूँ। जी नोट फेज को रेस्टिंग फेज भी बोला जाता है, क्विसेंट फेज भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि रेस्टिंग फेज यहां पर सेल जाकर क्या करेगी, रेस्ट करेगी। रेस्ट का मतलब अपना काम नहीं करेगी, सेल का काम क्या होता है, डिवीजन करने का, तो जी नोट फेज के अंदर वो काम नहीं कर रही, मतलब डिवीजन नहीं करेगी। यहां पर जो भी सेल प्रेजेंट होगी वो डिवाइड नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि जो पूरा का पूरा ये फेज है, जी है, एस है, जी टू है, एम है, इसके अंदर माइटोजिन्स प्रेजेंट होते हैं। ये माइटोजिन्स सेल को डिवाइड करवाते हैं। सेल मतलब कोई आपको कोई ये पता है कि बायोलॉजी के अंदर कोई ना कोई जीन हमारी पूरी बॉडी को अफेक्ट करता है। यदि कोई इंसुलिन प्रोटीन सीक्रेट आउट कर रहा है तो ऑफकोर्स उसे कोई जीन कोड करता होगा। यदि शरीर के अंदर कोई दूसरा हार्मोन सीक्रेट आउट हो रहा है, कुछ भी फंक्शन हो रहा है, तो उसको कौन कोड करता है, कोई भी जीन करता है। वैसे ही डिवीजन के प्रोसेस को कौन करता है, माइटोजीन कोड करते हैं। कुछ प्रोटीन होते हैं जस्ट लाइक साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, ये प्रोटीन्स भी जो डिवीजन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो माइटोजीन्स है पूरे के पूरे फेज में प्रेजेंट होंगे, केवल जी नोट में प्रेजेंट नहीं होंगे। सो जी नोट में प्रेजेंट ना होने की वजह से जी नोट के अंदर कोई भी सेल डिवाइड नहीं करती। ठीक है, ये कौन सा होता है, रेस्टिंग फेज होता है। लेकिन मानो यहां पर एक सेल प्रेजेंट है, ठीक है, ये सेल कभी भी किसी भी टाइम जी1 को ज्वाइन कर सकती है। जब भी इसका मन किया तो ये जी1 में जाएगी और अपना डिवीजन का प्रोसेस शुरू करेगी किसी भी टाइम। ठीक है, सो ये था इंटरफेस। आगे बढ़ते हैं हम और पढ़ेंगे एन फेज, एम फेज, एम फेज। सो अब हम पढ़ते हैं एम फेज। क्या पढ़ते हैं, एम फेज। ठीक है, एम फेज में मैंने आपको बताया था तीन टाइप के होते हैं, एमाइटोटिक, माइटोटिक और मियोसिस। सो एमाइटोटिक में क्या होता है, या एमाइटोसिस में क्या होता है, दोनों नाम है इसके, एमाइटोटिक और एमाइटोसिस। मैंने आपको ये बताया है कि जो एमाइटोसिस होता है वो अनइक्वल डिवीजन होगा। कैसा होगा, अनइक्वल डिवीजन। फर्स्ट टाइम एमाइटोसिस किसने ऑब्जर्व किया था, जीमैक नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया था 1844-1855 के टाइम पीरियड पे। एग्जाम्पल क्या होते हैं, कहां कहां पर एमाइटोसिस डिवीजन होता है, पैरामीशियम के अंदर,
इसके साथ डिजीज सेल के अंदर, इसके साथ एम्ब्रियोनिक सेल के अंदर। क्लियर है ये? अब एमाइटोसिस डिवीजन का प्रोसेस क्या है? एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म है, सेल ऑर्गेनली है। क्लियर? सो ये साइटोप्लाज्म और सेल ऑर्गेनली डिवाइड करेंगे और न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है। यहां पर न्यूक्लियस टू पार्ट्स के अंदर कन्वर्ट हो गया और सेल का डिवीजन होकर टू डॉटर सेल बनती है। लेकिन फर्क क्या होता है, यहाँ पर ना ही दोनों डॉटर सेल का साइज सेम होता है, ना ही दोनों डॉटर सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनली है वो सेम होंगे, वो भी अनइक्वल होते हैं, और जो न्यूक्लियस है उनका साइज भी डिफरेंट होता है। इसलिए इसे अनइक्वल डिवीजन बोलते हैं। एमाइटोसिस इन तीन चार चीजों के अंदर ये पाए जाते हैं, इनके अंदर ये होते हैं। फर्स्ट टाइम किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था? रीमैक्स साइंटिस्ट के द्वारा 1844-1855 के टाइम पीरियड में। इसके बाद एमाइटोसिस के बाद कौन है? माइटोसिस। एमाइटोसिस के बाद कौन है? माइटोसिस। अब माइटोसिस में देखो आप, माइटोसिस, माइटोसिस को देखो। माइटोसिस को फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेसबर्गर नाम के एक साइंटिस्ट हैं, स्ट्रेसबर्गर नाम के एक साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने प्लांट के अंदर ऑब्जर्व किया था। लेकिन यदि हम एनिमल की बात करें तो फर्स्ट टाइम बोवेरी एंड फ्लेमिंग, बोवेरी एंड फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट के द्वारा एनिमल सेल के अंदर माइटोसिस को ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये तो हो गए साइंटिस्ट, साइंटिस्ट को हाईलाइट कर देते हैं, अंडरलाइन कर दिया साइंटिस्ट को। ठीक है, इसके बाद हमें माइटोसिस के बारे में ये पता होना चाहिए कि माइटोसिस है उसके अंदर एक पेरेंट सेल दो डॉटर सेल के अंदर कन्वर्ट होती है। किसके अंदर? दो डॉटर सेल के अंदर। यदि पेरेंट सेल हैप्लॉइड है, यदि पेरेंट सेल हैप्लॉइड है तो डॉटर सेल भी कैसी होंगी? हैप्लॉइड होंगी। ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड। लेकिन यदि पेरेंट सेल डिप्लॉइड है तो डॉटर सेल भी कैसी होंगी? दोनों की दोनों डॉटर सेल कैसी होंगी? डिप्लॉइड होंगी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि माइटोसिस डिवीजन के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं। पेरेंट सेल के अंदर भी सेम क्रोमोसोम के नंबर है और डॉटर सेल के अंदर भी सेम है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिक्रीज नहीं होते, इसलिए हम इस डिवीजन को क्या बोलते हैं? हम इस डिवीजन को बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। और ये इक्वेशनल डिवीजन कहां पर होता है? सोमेटिक सेल के अंदर। कहां पर होता है ये? सोमेटिक सेल के अंदर। ह्यूमन बीइंग के अंदर, एनिमल्स के अंदर ये केवल ग्रोथ के लिए होता है, रिपेयर के लिए होता है, रिजनरेशन के लिए होता है। लेकिन यूनिसेलुलर के अंदर ये रिप्रोडक्शन के लिए भी होता है, ये रेप्लिकेशन के लिए भी होता है। किसके अंदर? यूनिसेलुलर के अंदर। ठीक है, सो ये हो गया, हमें थोड़ी बहुत माइटोसिस के बारे में पता चल गया। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का क्या मतलब होता है? हमें ये पता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं टोटल। क्लियर? लेकिन ये 46 क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट होते हैं इस तरीके से 1 2 3। अरे यहां से लास्ट वाला कौन सा होगा? 26 वाले में कौन? यहाँ पे X, यहाँ पे Y, इनकी पेयरिंग नहीं होती। सो यदि हमारे पास जो सेल है वो डिप्लॉइड है, 2n है, तो ये पूरे के पूरे दो पेयर इसके अंदर सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। लेकिन हमारी सेल हैप्लॉइड है, n है केवल, तो केवल एक लाइन इसके अंदर प्रेजेंट होगी, दोनों की दोनों इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये हो गया हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। डिप्लॉइड के अंदर 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं और हैप्लॉइड के अंदर केवल 23 क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। सो ये हो गया हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का कॉन्सेप्ट। अब हमें आगे पढ़ना है माइटोसिस के बारे में। देखो, जो माइटोसिस है, दो प्रोसेस होते हैं माइटोसिस के अंदर। फर्स्ट वन इज कैरियोकाइनेसिस
एंड सेकंड वन इज साइटोकाइनेसिस। जो कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, तो यहां पर किसका डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। और साइटोकाइनेसिस का मतलब यहां पर जो प्रेजेंट है सेल का साइटोप्लाज्म, उसका डिवीजन होगा। अब कैरियोकाइनेसिस के अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, इसलिए ये काफी कॉम्प्लेक्स होता है और इसके अंदर कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से, प्रोफेज, सेकंड वन इज मेटाफेज, थर्ड वन इज एनाफेज, फोर्थ वन इज टेलोफेज। टेलोसिटी लिख दिया, टेलोफेज। अब इंटरफेज से हमने वो सर्कल बनाया था, सर्कल में इंटरफेज देखा था कौन कौन सा होता है, G1 प्लस S प्लस G2। G2 के बाद सेल कहां पर आएगी, यहां पर प्रोफेज होगा सेल के अंदर, मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा, टेलोफेज होगा। टेलोफेज के बाद सेल यहां आएगी और सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा और एक सेल से दो सेल की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है इसका एक ओवरव्यू, है ना। अब हम इस चीज को डिटेल में पढ़ते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज को। जो प्रोफेज होता है वो तीन पार्ट में होता है, अर्ली प्रोफेज, मिडल प्रोफेज और लेट प्रोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, प्रोफेज होता है वो तीन पार्ट में प्रेजेंट होता है। फर्स्ट वन इज अर्ली, सेकंड वन इज मिडल एंड थर्ड वन इज लेट। क्लियर। सो पहले साइकिल प्रोफेज वाले स्टेप में आएगी, फिर मेटाफेज वाले स्टेप में आएगी, फिर एनाफेज वाले स्टेप में आएगी, फिर टेलोफेज वाले स्टेप में आएगी। तो यहां पर जब हमारे पास सेल प्रेजेंट है, हम सेल बना लेते हैं। यहां पर भी हमारे पास आ गई सेल, यहां पर भी हमारे पास सेल प्रेजेंट है, यहां पर भी हमारे पास एक सेल प्रेजेंट है। क्लियर। इस फेज में तीन फेज होते हैं, मैंने आपको बताया। तो अर्ली प्रोफेज के टाइम पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी रहेगी, बिल्कुल प्रेजेंट रहेगी। ठीक है, मैं इसी लाइन की, इसी सेल के अंदर आपको तीनों ड्रॉ करके दिखाऊंगी और लेट प्रोफेज वाला हम यहाँ पर रख लेंगे ताकि ये साथ में रहे। तो अर्ली प्रोफेज के टाइम पर क्या होगा, अर्ली प्रोफेज के टाइम पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिल्कुल परफेक्ट रहती है। यहाँ पर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है इसके पास, और यहाँ पर एक दूसरा सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है और इनके जो फाइबर है, एस्ट्रल फाइबर है, वो एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। और जो क्रोमोसोम होते हैं वो भी बिल्कुल फैले हुए प्रेजेंट होते हैं किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर। और क्या प्रेजेंट होगा, और कुछ नहीं है और सब ठीक है। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी बहुत अच्छे से, अंदर एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होगा। क्लियर। इसके बाद इस पोर्शन में क्या रहेगा, अर्ली प्रोफेज के टाइम पर जो क्रोमोसोम होंगे उनके एंड्स विजिबल नहीं होते हैं और जो क्रोमेटिन होता है वो कंडेंस होना शुरू करता है। किसकी हेल्प से, कंडेंस प्रोटीन की हेल्प से। कंडेंसिन नाम होता है उस प्रोटीन का, उसकी हेल्प से कंडेंस होना शुरू करता है। और फिर उसके बाद क्या होगा, यहां पर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का डिजनरेशन होना शुरू होगा और जो ये क्रोमोसोम है वो भी बिल्कुल अरेंजमेंट करना शुरू करेंगे अपनी। ये क्रोमेटिड हो गए और ये बीच में सेंट्रोमर हो गया। और जो हमारे पास सेंट्रोल थे वो भी एक दूसरे से दूर जाने शुरू करेंगे और एस्ट्रल फाइबर की फॉर्मेशन करना शुरू करते हैं। जो न्यूक्लियोलस था वो भी धीरे धीरे डिसअपियर होता है और जो गोल्जी बॉडी होती है वो भी डिसअपियर होना शुरू करती है। जो ईआर होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी डिसअपियर होना शुरू करते हैं। ये कौन सा फेज हो गया, ये हो गया अर्ली प्रोफेज, ये हो गया अर्ली प्रोफेज, ये हो गया मिडल प्रोफेज और ये हो गया लेट प्रोफेज।
लेट प्रोफेज के अंदर क्या होगा, जो मेम्ब्रेन है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल डिजनरेट हो चुकी होती है और क्रोमोसोम है वो भी बिल्कुल कंडेंस हो चुके होते हैं और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ठीक है, जो सेंट्रियोल होते हैं वो एक दूसरे से दूर जाते रहते हैं और किसकी फॉर्मेशन करते रहेंगे, एस्ट्रल रेज की। न्यूक्लियोलस बिल्कुल डिसअपियर हो जाता है और जो मेम्ब्रेन थी वो भी बिल्कुल डिसअपियर होने को रहती है। सो ये था कौन सा, लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज के टाइम पर हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है और अर्ली प्रोफेज ऐसा होता है बिल्कुल ये जो क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के अंदर ऐसे मिले हुए फैले हुए हैं बिल्कुल न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो भी बिल्कुल ठीक ठाक है। जो एस्ट्रल जो सेंट्रियोल है वो भी एक दूसरे के काफी नजदीक है। फिर उसके बाद ये बिल्कुल अरेंज होना शुरू होंगे, क्रोमेटिन कंडेंस होना शुरू होंगे। जो ये सेंट्रियोल है वो रे एस्ट्रल फाइबर सिक्रेट आउट करना शुरू करेंगे। सिक्रेट आउट क्या, प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। न्यूक्लियोलस है वो थोड़ा थोड़ा डिजनरेट होना शुरू होगा, गोल्जी बॉडी डिजनरेट होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी डिजनरेट होगा। सो लास्ट में हमारे पास ये स्ट्रक्चर होती है। अब ये स्ट्रक्चर को हम कहाँ बना लेंगे, यहाँ बना लेंगे और फिर उसके बाद पूरा प्रोसेस पढ़ते हैं। ठीक है, सो ये बना डायग्राम। ऐसे तितली तितली बना ली है ना, तितली नहीं है ये। यहाँ पर क्या है हमारे पास, सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल से क्या निकलते हैं, फाइबर्स निकलते हैं, एस्ट्रल फाइबर। ठीक है, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। जो ये स्पिंडल फाइबर होते हैं, एस्ट्रल फाइबर होते हैं, वो टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट वन इज डिकंटिन्यूअस, सेकंड वन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस फाइबर जो डायरेक्ट अटैच हो रहे हैं, डिकंटिन्यूअस फाइबर जो पहले इनके द्वारा अटैच होते हैं और मतलब पहले भी किससे अटैच होंगे, क्रोमोसोम से अटैच होंगे, फिर क्रोमोसोम के बाद सेंट्रियोल से अटैच होते हैं। जिसके अंदर कोई बीच के अंदर कोई रेस्ट्रिक्शन आ रहा है उसे बोलते हैं डिकंटिन्यूअस। अब ये हमारे पास हो गया, प्रोफेज के टाइम पर इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर हमारे पास प्रेजेंट है। अब मेटाफेज के टाइम पे क्या होगा, मेटाफेज के टाइम पर ये क्रोमोसोम है वो एक प्लेट के अंदर अरेंज हो जाते हैं और उस प्लेट को हम क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट। क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, सो प्लेट के अंदर अरेंज करो, चलो यहां पे 1 2 3 4। ठीक है, यहां से ये जो सेंट्रियोल है वो अपने फाइबर के साथ इनको अटैच करके रखेगा। जो कंटिन्यूअस फाइबर है वो डायरेक्ट सेंट्रियोल टू सेंट्रियोल मिलेंगे, बीच बाच में से हो आके, कहीं ना कहीं से हो आगे। और इस प्लेट को हम क्या बोलते हैं, इस प्लेट को हम बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट। ठीक है, सो ये हो गया क्या, मेटाफेज। इसके बाद हो जाएगा एनाफेज। मेटाफेज के अंदर एम फॉर मेटाफेज और एम फॉर मोर्फोलॉजी, मोर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है, ऐसे याद रख लोगे, एम फॉर मेटाफेज। और मेटाफेज के अंदर एक बिल्कुल अच्छा टाइम होता है जब हम क्रोमोसोम की मोर्फोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं या फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम को काउंट कर सकते हैं। ठीक है, एम फॉर मेटाफेज, एम फॉर मोर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। तो ऐसे टिक लगा देना है ना।
फिर हम आ गया एनाफेज। एनाफेज के अंदर क्या होता है? एनाफेज के अंदर होता है सेपरेशन। यहां पर जो क्रोमोसोम है ये क्या होंगे? सेपरेट होंगे। ठीक है, जो यहाँ का ये सेंट्रियोल है वो है ना, और यहाँ का जो सेंट्रियोल है वो इस तरीके से इन दोनों के बीच में सेपरेशन होना शुरू होता है और ये दोनों सेपरेट होंगी। अब यहाँ पर क्या प्रेजेंट होंगे? स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर एक दूसरे को जोड़ेंगे और कुछ कंटिन्यूअस होंगे जो कि डायरेक्ट सेंट्रियोल टू सेंट्रियोल कनेक्ट करेंगे। सो अब क्या हुआ? यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 है। क्या है यहाँ पर? जो डीएनए है वो कैसा होगा? 4C। 4C डीएनए क्यों है? क्योंकि हमने सिंथेसिस फेज में डीएनए की कंसंट्रेशन को डबल कर लिया। लेकिन क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम यहां पर कितने हैं? 4N। ठीक है, यहां पर डीएनए कितना होगा? यहां पर भी डीएनए 4C है क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं हुआ। क्रोमोसोम भी क्या रहेगा? क्रोमोसोम भी 4C रहेगा। लेकिन एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम का सेपरेशन हो चुका है, तो डी क्रोमोसोम का सेपरेशन हो गया, तो अब हमें डीएनए की कंसंट्रेशन क्या देखनी है? डीएनए की कंसंट्रेशन यहां पर कितनी हो जाएगी? 2C। और क्रोमोसोम की कंसंट्रेशन यहां पर कितनी रहेगी? 4N। अब ये कैसे हुआ ये देखते हैं। ये ऐसे हुआ, ये जो क्रोमोसोम है इस क्रोमोसोम के अंदर 4C डीएनए प्रेजेंट है। ठीक है, 2C इसके ऊपर, 2C इसके ऊपर, लेकिन हमने यहां पर कर दिए सेपरेट। तो 2C डीएनए यहां पर प्रेजेंट है और 2C डीएनए हमारा यहां पर प्रेजेंट है। लेकिन आप ये पूछोगे कि मैम नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहां पर भी क्रोमोसोम 4 है, यहां पर भी क्रोमोसोम 4 है। डिफरेंस क्या है कि यहां का जो क्रोमोसोम है उसके डबल क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है और यहां के क्रोमोसोम के केवल सिंगल क्रोमेटिड्स प्रेजेंट है। डिफरेंस ये होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि माइटोसिस में कभी भी क्या होता है? क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता। हैप्लॉइड ऑलवेज हैप्लॉइड पेरेंट को प्रोजेनी को प्रोड्यूस करेंगे, डिप्लॉइड ऑलवेज डिप्लॉइड प्रोजेनी को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये रीजन होता है यहाँ पे। अब हम एनाफेज के बाद कहा जाएंगे? टीलोफेज के अंदर। टीलोफेज के अंदर मोस्ट प्रोबेबली इस तरीके का स्ट्रक्चर कुछ होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से आ जाएगी। ठीक है, यहां पर जो ये प्रेजेंट होता है सेंट्रियोल और 4 क्रोमोसोम, इसके फाइबर्स के साथ ये अटैच रहेगा। न्यूक्लियोलस दोबारा से आ जाएगा, गोल्जी बॉडी दोबारा से आ जाएगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम दोबारा से आ जाएगा, सब कुछ दोबारा से आ जाएगा, मेम्ब्रेन के साथ सब कुछ। टीलोफेज के अंदर कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। जो टीलोफेज होता है वो प्रोफेज के बिल्कुल अपोजिट होगा। क्यों? क्योंकि प्रोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डीजनरेट हुई थी, लेकिन टीलोफेज के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा से जनरेट हो रही है। टीलोफेज के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम थे, वो डीजनरेट हुए थे, गोल्जी बॉडी डीजनरेट हुई थी, बट इसके अंदर वो दोबारा से आ जाते हैं। न्यूक्लियोलस डीजनरेट हुआ था, वो भी दोबारा से आ जाता है। सो टीलोफेज और प्रोफेज एक दूसरे से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो ये स्टेप होते हैं किसके अंदर? माइटोसिस के अंदर। अब जो सेल है वो कहां पर एंटर करेगी? साइटोकाइनेसिस में एंटर करेगी। अब किसका डिवीजन होगा? अब सेल का डिवीजन होगा। लेकिन सेल का डिवीजन एनिमल सेल के अंदर डिफरेंट होता है और प्लांट सेल के अंदर डिफरेंट होता है। सो वो अब हम पढ़ते हैं। सो हम लास्ट का एक स्टेप बना लेते हैं इस तरीके का ना।
यहाँ पर एक सेल प्रेजेंट है, यहाँ पर एक सेल प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट है हमारे पास, एक सेंट्रियोल प्रेजेंट है, यहाँ पे भी 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट है, दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है ना, यहाँ पे भी एक न्यूक्लियोलस बना देते हैं। सो ये हमारी सेल थी टीलोफेज के टाइम पर। अब ये कहाँ एंटर कर रही है, इसके अंदर होता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस प्लांट के अंदर, एनिमल के अंदर, और यहां पर हम डिस्कस करेंगे प्लांट के अंदर। सो एनिमल के तो यही मान ले क्या, चल दूसरी बना लेते हैं। ये सेल है, ये सेल है, यहाँ पे एक प्लांट की भी बना लेते हैं ना। अब एनिमल के अंदर क्या होता है, एनिमल के अंदर सेंट्रीपिटल डिवीजन होता है। ठीक है, सेंट्रीपिटल डिवीजन का मतलब कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो इनवेजिनेट होना शुरू करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होना शुरू करेगी, इनवेजिनेट। यहां से भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर तरफ आई और यहां से भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ आई। अब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होंगी, अंदर आती जाएंगी, अंदर आती जाएंगी, और एक टाइम क्या आएगा, ये इससे जुड़ जाएगी आकर और ये इससे जुड़ जाएगी और दो डॉटर सेल की फॉर्मेशन हो जाती है, बिल्कुल इक्वल। ये भी कैसी है, डिप्लॉइड है क्योंकि 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। ये भी कैसी है, डिप्लॉइड है क्योंकि 4 क्रोमोसोम प्रेजेंट है। यहाँ पर डीएनए की कंसंट्रेशन कैसी है, 2C 2C। क्लियर। लेकिन यदि हम प्लांट सेल की बात करें तो साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि प्लांट सेल के अंदर बाहर सेल वॉल भी बनती है। तो उसके लिए क्या होगा, कुछ गोल्जी बॉडी के द्वारा कुछ वेसिकल्स सीक्रेट आउट किए जाते हैं। हम लास्ट चैप्टर में पढ़ के आए थे कि गोल्जी बॉडी के द्वारा कुछ वेसिकल्स सीक्रेट आउट करते हैं। सो वो वेसिकल्स आकर इन दोनों के मिड में अटैच हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मिड में आकर अटैच हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम तो क्या बढ़ेगा, 24 घंटे के अंदर सब कुछ हो ही जाता है। तो फिर क्या होगा, थोड़ी देर बाद जो ये वेसिकल्स है उनकी मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ अटैच हो जाती है, फ्यूज हो जाती है। फ्यूज होने के बाद कैसी फॉर्मेशन होगी, इस तरीके की फॉर्मेशन होगी, है ना। ठीक है, फ्यूज होने के बाद किस तरीके की फॉर्मेशन हुई, यहाँ ऐसी फॉर्मेशन होती है और ये क्या बन जाती है, ये पूरी एक प्लेट बन जाती है। क्लियर। और ये प्लेट क्या करेगी, ये इन दोनों सेल को क्या कर देगी, डिवाइड कर देगी और बीच का क्या बनाएगी, लैमेला बनाएगी। फिर जैसे ही ये प्लेट्स डिवाइड हो जाएगी इस तरीके से, ये दो सेल डिवाइड हो गई, किसकी वजह से, प्लेट की वजह से। प्लेट कहां से बनी, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो गोल्जी बॉडी है उनके द्वारा वेसिकल सीक्रेट आउट किए, वो वेसिकल्स आकर इन दोनों के बीच में अटैच हो गए। उन वेसिकल्स की जो मेम्ब्रेन थी वो फ्यूज हो जाती है एक दूसरे से और एक सीट की फॉर्मेशन करती है, जिसे बोलते हैं सेल सीट। इसलिए इस मेथड का नाम है सेल प्लेट या फिर सेल सीट मेथड। इस तरीके से अलग हो गई। देन प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल की फॉर्मेशन होती है, तो यहां पर क्या आ जाएगी, सेल वॉल आ जाएगी और इसके ऊपर कौन सी सेल वॉल आएगी, एक दूसरी सेल वॉल। सो ये कौन सी है, प्राइमरी सेल वॉल। ये कौन सी है, सेकेंडरी सेल वॉल। ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये बीच का पोर्शन क्या कहलाता है, लैमेला। और इस लैमेला के अंदर जो आने जाने की चीज होती है उसे क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडेस्माटा। सो ये होती है साइटोकाइनेसिस। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये समझ आया होगा कि एनिमल्स के अंदर ये जस्ट इन्वेजिनेट करके फ्यूज हो जाता है, लेकिन प्लांट के अंदर सेल वॉल आती है और बीच में मिडल लैमेला भी प्रेजेंट होता है। तो इनके बीच में एक सीट बनती है और वो सीट किसकी बनती है, वेसिकल्स की बनती है, जो कि गोल्जी बॉडी के द्वारा सीक्रेट आउट किए जाते हैं। सो ये तो है हमारा माइटोसिस कंप्लीट। इसके बाद हमें ये देखना है कि माइटोसिस के फंक्शन क्या क्या होते हैं, माइटोसिस की इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है, क्यों माइटोसिस जो प्रोसेस है वो यूज होता है ना, क्यों हम उसे पढ़ रहे हैं।
सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पीछे भी पढ़ के आए थे ग्रोथ के लिए। किसके लिए? ग्रोथ के लिए। जैसे हमारे स्किन सेल है, जब हम सुबह उठते हैं तो बहुत ज्यादा सेल है वो हमारी डिजेनरेट हो चुकी होती है, हमारे बेड पे होती है। क्लियर? सो सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड करती है तभी हमारी ग्रोथ होती है। यदि सेल डिवाइड नहीं करेगी तो वहां पर ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है। इसके साथ साथ जो सेकंड इसका सिग्निफिकेंस है वो है रीजनरेशन। रीजनरेशन में क्या होता है, हम लिजार्ड से ज्यादा अच्छा एग्जांपल किसका ही लेंगे। लिजार्ड के जब टेल कट जाती है, सो जो सेल होती है लिजार्ड की, जो स्टेम सेल्स होती है, वो क्या करेगी, एपिडर्मिस को अलो करेगी, और एपिडर्मिस अलो करने के बाद क्या करती है, कंटिन्यूअसली डिवाइड करेगी और उसकी जो टेल है उसको दोबारा से जनरेट करती है, और इसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। यदि कोई हमारा जो पार्ट है, बॉडी का पार्ट है, वो कट जाए और फिर उसको सेल के द्वारा ग्रोथ करके डिवाइड करके दोबारा से जनरेट किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। सो इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल है लिजार्ड। इसके बाद जो माइटोसिस है वो रिपेयर में काम आती है, जो इसी में मैंने आपको बताया कि यदि कोई चोट वोट लग जाती है, नॉट इवन एनिमल्स, नॉट इवन ह्यूमन बीइंग, ऑल्सो प्लांट, यदि प्लांट के अंदर जैसे लाइक लीफ है, लीफ को हम ब्रोक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं, सो क्या होगा, वहां पर जो लीफ के पास जो सेल प्रेजेंट होगी, बिल्कुल अपर सेल प्रेजेंट होंगी, वो डिवाइड करेगी और एक दोबारा से लीफ की फॉर्मेशन करेगी। सो ये से क्या बोलते हैं, रिपेयर बोलता है। यदि जो प्लांट की बार्क है, जो पोर्शन होता है बड़ा सारा, उसके अंदर कोई कट लग जाए, तो प्लांट की जो सेल्स है वो उस बाउंड को क्या करती है, रिपेयर करती है, जो हमारे अंदर भी होता है, एनिमल्स के अंदर भी होता है, प्लांट्स के अंदर भी होता है, सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। इसके साथ साथ जो माइटोसिस है वो रेप्लिकेशन में काम आती है। किसके रेप्लिकेशन में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। किसमें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। जहां पर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वहां पर मियोसिस कभी नहीं होता, वहां पर क्या होगा, वहां पर माइटोसिस होता है। और माइटोसिस की वजह से ही जो स्मॉल ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, आर्की होते हैं, और भी अनदर ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो क्या करते हैं, रेप्लिकेट करते हैं। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन आएगा, सारे के सारे माइटोसिस का काम इन्वॉल्व होगा। सो ये है इसकी सिग्निफिकेंस। अब हमें ये भी पढ़ना है, यदि मान लो एक सेल है, वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करे जा रही है, करे जा रही है, बिल्कुल रुक नहीं रही, बिल्कुल भी नहीं रुक रही, उसका यदि डिवीजन ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिवीजन हो जाएगा, वो कंट्रोल नहीं हो पाती, तो उसको क्या बोलते हैं, हम कैंसर बोलते हैं। कैंसर के अंदर क्या होता है, यही तो होता है कि जो सेल है वो बहुत ज्यादा डिवाइड करने लग रही है, और बहुत ज्यादा डिवाइड करने की वजह से एक गांठ सी बन जाती है, ट्यूमर, ट्यूमर नाम है ना उसका, तो ट्यूमर ही बोलते हैं उसे। ठीक है, वो किसकी वजह से होता है, कंटिन्यूअसली बिना रुके डिवीजन की वजह से। ठीक है, सो ये हो गया हमारा माइटोसिस। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है उसका नाम है मियोसिस, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा अच्छा भी। कहते हैं मियोसिस। मियोसिस बहुत ज्यादा लॉन्ग होता है। साथ ही साथ हमें मियोसिस के बारे में क्या पता होना चाहिए, पहली बात तो ये है कि मियोसिस को फर्स्ट टाइम फार्मर एंड मोरे नाम के साइंटिस्ट ने 1905 के अंदर इस टर्म को कॉइन किया था कि मियोसिस नाम की भी कोई चीज होती है। किसके द्वारा, फार्मर एंड मोरे साइंटिस्ट के द्वारा। इसके बाद जो मियोसिस होती है वो दो फेज में होती है, एक होता है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा होता है मियोसिस सेकंड। इन दोनों के अंदर सेम होते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और सेम टू सेम ये सब कुछ ही मियोसिस सेकंड के अंदर होता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। जो मियोसिस फर्स्ट होता है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है। कैसा होता है, रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन। और इसे रिडक्शनल क्यों बोला जाता है,
क्योंकि यहाँ पर जो पेरेंट सेल है वो कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, और जो डॉटर सेल बनेंगी वो डॉटर सेल कैसी होती है, वो डॉटर सेल हैप्लॉइड होती है। और मियोसिस सेकंड बिल्कुल माइटोसिस के जैसा होता है, सेम टू सेम। और माइटोसिस कैसा होता है, इक्वेशनल होता है, यानी जो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट रिएक्टेंट में प्रेजेंट है सेम टू सेम डॉटर सेल भी वैसे ही होंगी। क्योंकि मियोसिस सेकंड इन सेल का होता है, तो हमारे पास जो पेरेंट सेल है वो ऑलरेडी हैप्लॉइड है, और इस पेरेंट सेल से हमारे पास हैप्लॉइड डॉटर सेल ही बनती है। सो ये डिवीजन कैसा हो गया, रिडक्शनल, क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर इस मियोसिस फर्स्ट में रिड्यूस होता है, लेकिन मियोसिस सेकंड में क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। इसके बाद ये है कि मियोसिस होता किसके अंदर है, मियोसिस जर्म सेल के अंदर होता है। मियोसिस जर्म सेल के अंदर ही होता है, और क्यों होगा, गैमीट्स की फॉर्मेशन करने के लिए। और गैमीट्स किस में इन्वॉल्व होते हैं, गैमीट इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में। यदि हम ह्यूमन बीइंग में बात करें तो गैमीट्स क्या क्या हो जाएगा, स्पर्म मेल के अंदर और फीमेल के अंदर oocyte, फीमेल के अंदर oocyte। जो मेल के अंदर स्पर्म होता है वो भी हैप्लॉइड होगा, और फीमेल के अंदर जो oocyte होते हैं वो भी हैप्लॉइड ही होते हैं। अब ये जब दोनों क्रॉस करते हैं तब जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, और n प्लस n मिलकर क्या बन जाता है, 2n, दैट इज डिप्लॉइड। तो जाइगोट डिप्लॉइड होगा, और स्पर्म और oocyte कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो ये हो गया मियोसिस के बारे में। अब हमें ये भी पता होना चाहिए, जिस सेल के अंदर मियोसिस हो रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, मियोसाइट। ठीक है, मियोसाइट कौन सी हो गई, स्पर्म सेल एंड oocyte सेल, या हमारी जर्म सेल्स। ठीक है, ये मियोसिस के बारे में। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं पहले मियोसिस फर्स्ट और फिर मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट के अंदर 4 फेज होते हैं। पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा टेलोफेज। जो प्रोफेज होता है उस प्रोफेज के भी 5 फेज होते हैं। प्रोफेज फर्स्ट के भी कितने फेज होते हैं, 5 फेज होते हैं। कौन कौन से, लेप्टोटीन, अनदर वन इज जाइगोटीन, another one is pachytene, then diplotin, then diakinesis। क्लियर है यहां तक। अब हम पहले प्रोफेज फर्स्ट में इन 5 स्टेज को पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद हम मेटाफेज को पढ़ेंगे। क्लियर। जो लेप्टोटीन होता है, जो पहला कंडीशन होती है प्रोफेज के अंदर, हम सबकी सेल बना लेते हैं पहले। क्लियर। जो लेप्टोटीन होता है उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होगी, उसके अंदर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होते हैं, और उसके अंदर जो क्रोमोसोम होते हैं वो इस तरीके से फैले हुए होंगे। ठीक है, और यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, सेंट्रियोल, और ये क्या है, न्यूक्लियोलस। ठीक है। अब लेप्टोटीन के अंदर क्या होता है, लेप्टोटीन प्रोफेज फर्स्ट की पहली स्टेज होती है, और लेप्टोटीन के अंदर जो क्रोमोसोम है, जो क्रोमेटिड है, वो कंडेंस होंगे। कंडेंस होने के बाद डिवीजन के लिए रेडी होते हैं। इस टाइम पर, लेप्टोटीन के टाइम पर, जो क्रोमोसोम है उनके एंड किससे जुड़े होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जुड़े हुए होते हैं। इस फेज में सब कुछ प्रेजेंट होगा, गोल्जी बॉडी भी प्रेजेंट होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होगा, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो भी प्रेजेंट
होगी। अब हम दूसरे स्टेप में आते हैं, और दूसरा स्टेप क्या है? जाइगोटीन। जाइगोटीन के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर पेयर बनता है एक, और उसे हम क्या बोलते हैं? साइनेप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? साइनेप्स। ठीक है, साइनेप्स का मतलब एक पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर। अब हमें पता है कि ये जर्म सेल के अंदर हो रहा है, तो एक क्रोमोसोम मेल का होगा, एक क्रोमोसोम फीमेल का, एक क्रोमोसोम मेल का, एक क्रोमोसोम फीमेल का। सो हमने यहां पर बनाए। ये फादर का क्रोमोसोम और ये मदर का क्रोमोसोम। क्लियर है यहां तक? इसी के साथ जो सेंट्रियोल होता है वो भी डिवाइड करना शुरू कर देता है, और टू सेंट्रियोल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। पहले यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, और इसके साथ यहाँ पर जो न्यूक्लियोलस होता है वो भी धीरे धीरे डिसअपियर होना शुरू होगा, बट कंप्लीटली डिसअपियर इस फेज में नहीं होता। इस फेज की जो खास बात है वो यही है कि होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर पेयरिंग होती है, और उस पेयरिंग को हम साइनेप्स बोलते हैं, साइनेप्सिस बोलते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स, जो कॉम्प्लेक्स बना है, इस कंप्लीटली कॉम्प्लेक्स को हम क्या बोलेंगे? साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। अब ये जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग होने की वजह से, फादर मदर के होमोलोगस क्रोमोसोम में पेयरिंग होने की वजह से। अब एक और चीज है कि जो साइनेप्सिस है वो भी टू टाइप की होती है, प्रोसेंट्रिक और इंटरमीडिएट। प्रोसेंट्रिक में सेंटर और एंड कनेक्ट होते हैं, और इंटरमीडिएट में कोई भी लोकेशन एंड के साथ कनेक्ट हो सकती है। अब नेक्स्ट स्टेज है पैकिटीन, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। किस लिए पूछे? दो ही, इस पूरे फेज में से दो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन साइनेप्स पे बेस रहेगा, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स पे बेस रहेगा, और जो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्रॉसिंग ओवर के ऊपर बेस रहता है। और क्रॉसिंग ओवर किसके अंदर होती है? पैकिटीन स्टेज के अंदर, जो कि प्रोफेज फर्स्ट का ही पार्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? इस फेज में जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस होने लगेंगे, और कंडेंस होने के साथ साथ सिस्टर क्रोमेटिड की फॉर्मेशन करते हैं। अभी मैं बता के आई थी पीछे, सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं? यदि ये क्रोमोसोम है तो यहाँ पर ये जो, इनको क्या बोलेंगे? सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड भी आ गए हमारे पास। अब हम फादर के क्रोमोसोम और मदर के क्रोमोसोम में थोड़ा डिफरेंस क्रिएट करेंगे। क्यों करेंगे डिफरेंस क्रिएट? क्योंकि हमें पेयरिंग को भी समझना है। यदि हम ऊपर वाले क्रोमोसोम को बोलते हैं फादर का क्रोमोसोम, और नीचे वाले क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे? मदर का क्रोमोसोम। जो फादर के क्रोमोसोम है वो बिल्कुल लाइट कलर के हैं, और मदर का क्रोमोसोम कैसा है? ये डार्क है। ठीक है, ये पूरा भरा हुआ ये कौन सा क्रोमोसोम है? मदर के क्रोमोसोम है। मदर के क्रोमोसोम को मैटरनल क्रोमोसोम बोलते हैं, और फादर के क्रोमोसोम को पैटर्नल बोलते हैं। क्लियर? अब इस स्टेज में, पैकिटिन स्टेज में, मैंने आपको बताया इंपॉर्टेंट क्या है? क्रॉसिंग ओवर इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? क्रॉसिंग ओवर। अब हमें पहले ये पता होना चाहिए कि क्रॉसिंग ओवर होती किसके अंदर है। ये दोनों जो लाइन है ये होगी सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड के अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। किसके अंदर होती है? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस कौन से क्रोमोसोम है? ये होमोलोगस हो गए और ये होमोलोगस, अलग अलग। होमोलोगस का मतलब क्या होता है? जैसे फर्स्ट क्रोमोसोम ये मेल का है, तो फीमेल का भी फर्स्ट क्रोमोसोम, दीज क्रोमोसोम आर होमोलोगस। ये दोनों क्रोमोसोम एक ही जैसे हैं। ठीक है, लेकिन एक मेल का है और एक फीमेल का है। ठीक है, उन्हें बोलते हैं होमोलोगस। सो पेयरिंग किसके अंदर होती है? पेयरिंग हमेशा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर होती है। कभी भी सिस्टर क्रोमेटिड में जो क्रॉसिंग ओवर है वो नहीं होती। ठीक है, यहां तक याद रखना है। सो चलो अब क्रॉसिंग करवाते हैं। क्रॉसिंग के टाइम पर क्या होगा?
इस तरीके से। क्लियर? सेम टू सेम चीज इसी के साथ होती है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर को थोड़ा सा हम डिटेल में भी समझेंगे, और वो डिटेल में क्या है कि क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है। ठीक है, जो हमारे पास क्रोमोसोम प्रेजेंट है उस पर बहुत सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, रिकम्बिनेज एंजाइम, जिसमें एंडोन्यूक्लियस भी आते हैं। और वे एंडोन्यूक्लियस क्या करते हैं, क्रोमोसोम को कट करते हैं। कट करने को क्या बोलते हैं, निक बोलते हैं, NICK, निक बोलते हैं। तो जब क्रोमोसोम को कट कर देते हैं, वो दोनों फेस को कट करेंगे, यहां से भी कट करेगा वो, और ये जो मदर का क्रोमोसोम है इसको भी कट करेगा। फिर होता क्या है क्रॉसिंग ओवर के अंदर, जो मदर का जो पार्ट है वो फादर के अंदर चला जाता है, और जो फादर का पार्ट है वो मदर के अंदर चला जाता है। ठीक है, उसे बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। मेरा सामान लेकर इनको दे दिया और इनका सामान लेकर मुझे दे दिया। ठीक है, ये होता है क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद यहां पर सेंट्रियोल अपना काम किए जा रहा है, न्यूक्लियोलस थोड़ा डिसअपियर हो रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसअपियर होना शुरू कर देती है। डिप्लोटीन में आते हैं, और डिप्लोटीन के अंदर क्या होगा, डिप्लोटीन के अंदर ये जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम है जिनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हुई थी, हम उनको सेपरेट करते हैं। ये क्रोमोसोम थे, ये क्रोमोसोम थे, इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हुई। अब हमें क्या करना है, हमें इनको सेपरेट करना है। लेकिन ये भी बात ध्यान रखनी है कि जहां पर क्रॉसिंग ओवर हुई है वो पोर्शन सेपरेट ना हो। ठीक है, सो किस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा देखो। ठीक है, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है। नीचे वाले को हमने फिल करना भूल गए। मतलब ये इससे सेपरेट हो रहा है और ये इससे सेपरेट हो रहा है, और बीच में जो एक्स की जो स्ट्रक्चर बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, कियस्मेटा बोलते हैं। और ये स्टेज हमें किसके अंदर मिलती है, डिप्लोटीन के अंदर मिलती है। यहां पर सेंट्रियोल अपना काम कर रहा है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है। क्लियर? न्यूक्लियस भी थोड़ा बहुत प्रेजेंट है, डिसअपियर होना शुरू हुआ है और होता ही आ रहा है। लेकिन डाइकाइनेसिस स्टेज में आकर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है, गोल्जी बॉडी भी, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी, और साथ के साथ न्यूक्लियोलस भी। क्लियर है? यहां पर ये किस तरीके से अरेंज होंगे, यहां पर ये अरेंज होते हैं इस तरीके की कुछ अरेंजमेंट दिखाई देती है। और इस अरेंजमेंट में क्या होता है, ये था मदर का क्रोमोसोम और ये था मदर का क्रोमोसोम। सो मदर के क्रोमोसोम में से कुछ ब्लैक पार्ट फादर के क्रोमोसोम में चला जाता है, और फादर के क्रोमोसोम में कुछ पार्ट मदर के क्रोमोसोम में आ जाता है। ठीक है, जो हुआ क्रॉसिंग ओवर में था, लेकिन ये सेपरेट में हुए थे, वो सेपरेट कहां जाकर होते हैं, इन दो स्टेजों के अंदर जाकर होते हैं। क्लियर है? पहले डिप्लोटीन में ये थोड़ा सेपरेट होने लगते हैं, और सेपरेट होते हैं तब जो पेयरिंग हुई थी उस पोर्शन में एक्स शेप स्ट्रक्चर बनती है,
और उसे हम क्या बोलते हैं, कियसमेटा बोलते हैं। और नेक्स्ट जो डाइकाइनेसिस स्टेज थी उसके अंदर कंप्लीटली ये सेपरेट हो जाते हैं और हमें ये देखने को मिलता है कि फादर का कुछ ब्लैंक पार्ट, व्हाइट पार्ट मदर के अंदर, मदर के क्रोमोसोम में दिखता है और मदर का ब्लैक पार्ट फादर के क्रोमोसोम के अंदर दिखाई देता है। सो ये होता है प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट। अब हमें क्या पढ़ना है, और अनदर जो सारे के सारे स्टेप बचे हुए हैं मियोसिस फर्स्ट के, जस्ट लाइक मेटाफेज, जस्ट लाइक एनाफेज, जस्ट लाइक टीलोफेज, वो पढ़ते हैं हम। प्रोफेज हमने पूरा पढ़ लिया, अब हमें क्या पढ़ना है, मेटाफेज। सो मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट, और फिर यहां पे साइटोकाइनेसिस। ठीक है, हम स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं सेल के। अब हम माइटोसिस में पढ़कर आए थे, सेम प्रोसेस अब आगे का माइटोसिस के जैसा है। माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा था कि मेटाफेज के अंदर एक इक्वेटोरियल प्लेट बनती है। उस इक्वेटोरियल प्लेट में क्या होता है, जितने भी क्रोमोसोम थे वो बिल्कुल लीनियरली अटैच हो जाते हैं। लीनियर अटैच क्या होता है, लीनियरली बिल्कुल ऐसी पोजीशन में रहेंगे, प्लेट की पोजीशन में, है ना, उसे बोलते हैं इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट। क्लियर। सो अभी हमारे पास जो क्रोमोसोम थे हम उनको लगाते हैं एक मेटाफेजिक प्लेट के अंदर। पता होना चाहिए कौन सा मेल का है कौन सा फीमेल का, वैसे हम लोग इन्हें फिल कर देते हैं। क्रॉसिंग ओवर इंडिकेट करनी है, मेल का कुछ पार्ट फीमेल में, फीमेल का कुछ पार्ट मेल में। क्लियर। यहां से सेंट्रोल अटैच कर रहा है इन्हें स्पिंडल फाइबर की हेल्प से। स्पिंडल फाइबर टू टाइप के बताए हैं, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। वो हमें पता ही है कौन से कंटिन्यूअस और कौन से डिसकंटिन्यूअस है। तो इस तरीके की एक स्ट्रक्चर बनती है। क्लियर, ये सारे अटैच है। और इस प्लेट को हमने क्या बोला, इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेजिक प्लेट, और इसमें कुछ नहीं होगा। एनाफेज में आपको पता है माइटोसिस में क्या हुआ था, एनाफेज के अंदर, माइटोसिस में एनाफेज में जो क्रोमोसोम थे वो सेपरेट होते हैं, क्रोमोसोम के क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। ऐसे ही जो ये सिस्टर क्रोमेटिड है वो भी एक दूसरे से सेपरेट होंगे। ठीक है, लेकिन बिल्कुल साथ में नहीं, एक होमोलोगस पेयर चला जाएगा ऊपर और एक होमोलोगस पेयर चला जाएगा नीचे। देखो कैसे होता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ सेपरेशन होता है, एक होमोलोगस पेयर ऊपर और एक होमोलोगस पेयर नीचे, जिनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हुई थी। ये वाला किसका है, मदर का, ये वाला किसका है, फादर का। यहां से जो सेंट्रियोल है वो फाइबर भेजने लग रहा है और यहां से सेंट्रियोल ने इनको फाइबर दे रखे हैं। ठीक है, सो ये हो गया एनाफेज। ये जो क्रोमोसोम है वो भी फाइबर की हेल्प से अटैच होते हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट फेज टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आनी शुरू होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियोलस, सारे के सारे स्ट्रक्चर आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया ये, और
यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर बनाया क्रोमोसोम का, जिसमें एक मेल है और दूसरा क्या है, फीमेल। सेम टू सेम एक हम यहां बना लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, ये हो गया फीमेल वाला पोर्शन, ये हो गया मेल वाला पोर्शन। यहाँ पे सेंट्रियोल, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, यहाँ पे न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियोलस, दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एस्ट्रल फाइबर से या फिर स्पिंडल फाइबर से। अब क्या होगा, लास्ट स्टेप साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस हम माइटोसिस में पढ़ चुके हैं। यदि एनिमल है तो क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनवेजिनेट करेगी और इनवेजिनेट करने के बाद 2 डॉटर सेल को प्रोड्यूस करती है। सो 2 डॉटर सेल कैसी प्रोड्यूस हो जाएगी, एक ये और एक ये। इन डॉटर सेल के अंदर इस क्रोमोसोम को हमने बना दिया ऐसे, एक फीमेल बना दिया, एक मेल बना दिया। सेम ऐसे एक इसमें बना देते हैं। क्लियर, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, सेंट्रोल प्रेजेंट है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। ये बन गई 2 सेल। अब हम यहां देखते हैं, जो हमारे पास शुरुआत में सेल थी, प्रोफेज के टाइम पर सेल थी, वो कैसी थी, डिप्लॉइड थी। कैसी थी, डिप्लॉइड थी। लेकिन डिप्लॉइड का मतलब उसके अंदर 46 के 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट थे, या फिर वहां पर जो क्रोमोसोम थे वो कितने थे, वो 4n थे। क्लियर। लेकिन यहां पर जो डॉटर सेल बनी है उसके अंदर केवल हाफ हाफ क्रोमोसोम रह गए, तो ये सेल कैसी हो गई, हैप्लॉइड हो गई, या यहां पर जो क्रोमोसोम है वो कितने हो गए, हाफ हो गए, n हो गए। क्लियर। यहां पर 2n लेंगे तो वहां पर n आएगा, ठीक है। 4n लेंगे तो 2n आएगा, मतलब हाफ हो जाते हैं बिल्कुल। डीएनए का कंटेंट भी जो इंटरफेस के टाइम पर 4c हो जाता है, वो वहां जाकर कितना हो जाएगा, 2c हो जाएगा। वो सेम रहेगा माइटोसिस के जैसे, लेकिन फर्क एक ही रहेगा, क्या, बिल्कुल, कि यहां पर जो क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाते हैं। अब इसके बाद आता है मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेम टू सेम, मियोसिस सेकंड सेम टू सेम माइटोसिस के जैसा है। मियोसिस सेकंड सेम टू सेम किसके जैसा है, माइटोसिस के जैसा। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ठीक है, सेम टू सेम ऐसा होगा। अब हमारे पास मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल बनी थी, मतलब अब 2 सेल डिवीजन करेगी। अब तो हम एक सेल का लेते हैं, ये सेल है हमारे पास और एक ये सेल है हमारे पास। इस सेल के अंदर क्रोमोसोम हमने रखे हुए हैं, डाले हुए हैं, एक मेल का है और एक फीमेल का है। क्लियर। यहां पर एक न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है और यहां पर ये। तो मेटाफेज में क्या होगा, मेटाफेज में ये दोनों के दोनों बिल्कुल साथ में आएंगे, एक प्लेट में आएंगे। आप इन्हें फिल कर लेना अपने, जैसे ये किया हुआ है वैसे सेम टू सेम फिल होगा। यदि ये मदर का बना रहे हैं तो पूरा इस तरीके से, थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे जिससे क्रॉसिंग ओवर इंडिकेट होती रहे। एनाफेज में आएगा तो ये दोनों सेपरेट होंगे। सेपरेट होने के टाइम पे क्या होगा, यहाँ पे स्पिंडल फाइबर है और इस तरीके से एक कंप्लीटली ब्लैक होगा, एक कंप्लीटली व्हाइट होगा। यहां पर यहां पर कंप्लीट होता है माइटोसिस, सॉरी मियोसिस सेकंड। क्या था हमारे पास लास्ट टाइम पे, हम एनाफेज पढ़ रहे थे। एनाफेज के बाद टीलोफेज आ गया था, और टीलोफेज में मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई आपके पास, साथ के साथ जो क्रोमोसोम है वो भी प्रेजेंट है।
क्लियर? कैसे? एक में इस तरीके से, ठीक है, ये क्रोमोसोम प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस आ गया, सेंट्रियोल है ही, ईआर गोल्जी बॉडी सब आ जाता है। लास्ट में ये डिवाइड होकर क्या बनाती है? सेल बनाती है। सो एक जो सेल थी जो मियोसिस फर्स्ट से बनी, उससे 2 सेल बनी, और जो दूसरी सेल थी उससे कितनी बनी? 2 सेल बनी। तो टोटल कितनी सेल हो गई? 4 सेल हो गई। सो मियोसिस किसी भी सेल में होता है तो वहां एक पेरेंट सेल से 4 प्रोजेनी बनती है। सिग्निफिकेंस क्या होते हैं मियोसिस के? मियोसिस जो होता है वो जर्म सेल में होता है, और जर्म सेल की वजह से क्या होगा? रिप्रोडक्शन होता है। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मियोसिस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकेंडली, वेरिएशन के लिए भी मियोसिस बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको पता है प्रोफेज फर्स्ट में जो पैकेटिन स्टेज है वहां पर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर क्रॉसिंग ओवर होती है, और उसी की वजह से वेरिएशन होती है किसके अंदर? प्रोजेनी के अंदर। थर्ड वन इज म्यूटेशन। समटाइम्स पैकेटिन स्टेज में जो क्रॉसिंग ओवर होती है उसकी वजह से डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है, और उस स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से बॉडी के अंदर म्यूटेशन होती है, और म्यूटेशन की वजह से क्या होता है? इवोल्यूशन होता है। सो ये होते हैं सिग्निफिकेंस किसके? मियोसिस के। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्या? टाइप ऑफ मियोसिस। मियोसिस कहां कहां प्रेजेंट होते हैं? कितने टाइप के हो गए? टाइप ऑफ मियोसिस तो क्या है बोलेंगे? सो 3 टाइप के होते हैं। पहला होगा गैमेटिक मियोसिस, नाम से समझ आ रहा है। दूसरा जाइगोटिक मियोसिस, तीसरा स्पोरिक मियोसिस। देखो गैमेटिक मियोसिस, गैमेट की फॉर्मेशन के लिए जब मियोसिस होता है उसे बोलते हैं गैमेटिक मियोसिस। लाइक हम एक ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लेते हैं। मेल के अंदर स्पर्म, फीमेल के अंदर oocyte, एग मान लेते हैं। दोनों के दोनों कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं। फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो फॉर्मेशन होती है वो किसकी होती है? जाइगोट की होती है। जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉइड, 2n होता है। ठीक है, अब इस जाइगोट के अंदर जब भी गैमेट की फॉर्मेशन होगी, मेल होगा तो स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, फीमेल होगा तो oocyte की फॉर्मेशन होगी, एग की फॉर्मेशन होगी। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। और यहां पर क्या होता है? गैमेटिक मियोसिस होता है। गैमेट की फॉर्मेशन के लिए जो मियोसिस होगा उसे गैमेटिक मियोसिस बोलते हैं। ये भी हैप्लॉइड और ये भी हैप्लॉइड। यदि हम जाइगोटिक मियोसिस की बात करें तो जब मियोसिस जाइगोट के अंदर होगा तो उसे बोलते हैं जाइगोटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस लोअर प्लांट्स के अंदर होगा। कैसे होते हैं? देखो, जाइगोट बन गया, अब जाइगोट बनते ही तुरंत इसके अंदर मियोसिस हो जाएगा। मियोसिस होने के बाद ये कैसा हो जाएगा? पूरा का पूरा हैप्लॉइड, और ये फिर हैप्लॉइड लाइफ साइकिल इसकी चलती रहती है। क्लियर? स्पोरिक मियोसिस की हम बात करें, स्पोरिक मियोसिस के अंदर डिप्लॉन्टिक और हैप्लॉन्टिक दोनों लाइफ साइकिल होती है। पहले हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल रहेगी, इस फेज में बॉडी कैसी रहेगी? पूरी हैप्लॉइड रहती है। जब मेल फीमेल गैमेट्स मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, तो वहां पर जाइगोट बनेगा, और जाइगोट कैसा रहेगा? डिप्लॉइड रहेगा। अब ये डिप्लॉइड लाइफ साइकिल चलेगी। क्या चलेगी? डिप्लॉइड लाइफ साइकिल। कब तक चलेगी डिप्लॉइड लाइफ साइकिल? जब तक स्पोर की फॉर्मेशन होने के लिए मियोसिस नहीं होता। सो इसे बोलते हैं स्पोरिक मियोसिस। सो ये था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन का पूरा चैप्टर कंप्लीट। यदि आपको कोई चीजें समझ नहीं आई है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। कौन सा चैप्टर आगे पढ़ाना है तो वो भी आप लिख सकते हैं, और कोई डाउट हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।